जनाब स्पीकर, देखती आंख ने और इन कानों ने इस तरह का महशर 74 साल में नहीं देखा। ये तबाही जो पूरे मुल्क में फैल चुकी है, इसका अंजाम क्या होगा? क्या ये तबाही रुक सकेगी या नहीं, ये तो अल्लाह ताला की ज़ात जानती है। लेकिन ये हुकूमत पाकिस्तान को तबाही के दहाने पर ला चुकी है। नौज़ायदा बच्चों के मुंह से दूध वो छीना जा चुका है। अद्वियात की कीमतों में 500% इजाफा हो जाए तो आप फरमा दीजिएगा कि उस हुकूमत को आप क्या फरमाएंगे? अगर डॉलर रुपए के मुकाबले में 40% ऊपर चले जाए, उस हुकूमत के बारे में आप क्या फरमाएंगे? चीनी आज जो 2018 में 52 रुपए थी, आज 120 रुपए किलो में नहीं मिलती। जनाब स्पीकर, लाइनें लगती हैं। मैं आपसे मुल्तमिस हूँ जनाब स्पीकर कि अगर इस सैलाब के सामने बंद ना बांधा गया तो फिर कुछ नहीं बचेगा खुदा ना खास्ता, और हम सब हाथ मलते रह जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स। मैं हूं दुआ जमील। आज के पैनल का हिस्सा होंगे अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब और मोहम्मद इलियास साहब। नाज़रीन, बिजली और पेट्रोलियम की कीमतें मुल्क की तारीख के रिकॉर्ड सतह पर पहुँच गई हैं। डॉलर भी तारीखी बुलंदियों को छू रहा है। मुल्क भर में महंगाई का सुनामी तबाही मचाने लगा है। 6 माह पहले अब्दुल हफीज़ शेख को हटाकर मुशीर ख़जाना शौकत तरीन को महंगाई कंट्रोल करने के लिए लाया गया था। ताहम उनके दौर में महंगाई ने कम होने की बजाय तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। इदारा शुमारियात के मुताबिक गुज़श्ता 6 माह में 20 किलो आटे का थैला 210 रुपये, घी 42 रुपये, चीनी 4 रुपये और मटन 101 रुपये और LPG घरेलू सिलेंडर 802 रुपये महंगा हुआ है। अगर फल और सब्जियों की बात की जाए तो वो भी आवाम की कुव्वत ख़रीद से बाहर नज़र आ रही हैं। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए प्राइम मिनिस्टर की सदारत में अहम इजलास भी हो रहा है, जिसमें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। और ये दावा किया जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर अवाम को रिलीफ देने से मुतालिक अहम ऐलानात भी करेंगे। वफाकी वज़रा और हुकूमती शख्सियात की जानिब से बढ़ती महंगाई के मुख्तलिफ जवाब पेश किए जा रहे हैं। अवाम को महंगाई कम होने के दिलासे दिए जा रहे हैं। रोटी कम खाने और चीनी कम इस्तेमाल करने के मुफ्त मशवरे भी दिए जा रहे हैं। आज वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने महंगाई कम होने का दावा करते हुए कहा कि अपोजिशन पेट्रोल की कीमतों को लेकर गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है। इसी मुनासबत से एक्सपर्ट्स के लिए पहला और बड़ा सवाल है। अयाज साहब, मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ। रिकॉर्ड तोड़ महंगाई, वैसे मेरा दिल कर रहा है मैं सवाल न रखूँ, मैं कहूँ आप अपनी आप बीती बता दें, क्या गुजर रही है आप पर? सबसे पहले तो आज फिर बड़ा हैपनिंग डे था। अच्छा, एक चीज़ अजीब बात है, जैसे ही कोई क्रिकेट का टूर्नामेंट शुरू होता है इंटरनेशनल या नेशनल, जैसे PSL था, अच्छा हैपनिंग्स बढ़ जाती हैं, पॉलिटिकल सीन उसमें बहुत डल जा रहा होता है मामला, और जैसे ही उधर क्रिकेट के लिए कोई ट्रांसमिशन होती है तो वो ब्रेकिंग ही ख़त्म नहीं होती। शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की आज कौमी असम्बली में, और मुझे तारिक अजीज़ मरहूम याद आ गए, देखती आंखों और सुनते कानों का जब उन्होंने जिक्र किया। और गवर्नमेंट को भी आज अभी तक जो इतलात आई हैं कि जी वो को टैक्स कम कर रहे हैं खाने पीने की अशिया पे। अच्छा, टैक्स क्यों कम कर रहे हैं भाई आप? वो तो पहले आपको अंदाज़ा नहीं हुआ कि इन टैक्सेस की वजह से प्राइसेस इतनी बढ़ जाएंगी कि लोगों का जीना मुहाल हो जाएगा। और शौकत तरीन साहब का आपने जिक्र किया, देखिए महंगाई सिर्फ अपोजिशन में नज़र आती है। ये जितने एक्सपर्ट्स होते हैं ना, जैसे बिल्कुल ऐसे ही PCB के बाहर जितने एक्स क्रिकेटर्स होते हैं वो तनकीद कर रहे होते हैं कि ये बहुत बुरा सिस्टम चल रहा है, ये क्रिकेट को बर्बाद कर देंगे। जैसे ही वो अंदर आते हैं वो हर चीज़ उनको नज़र आने शुरू होती है, क्या कमाल बात है। यही शौकत तरीन साहब, आपको याद होगा कितनी वो बातें कर रहे थे कि जी ये बड़ा कर दिया, इनको पता ही नहीं कैसी चीज़ें ठीक करनी, और क्या कमाल उन्होंने ठीक की हैं कि वो इंजन सारा खोल के रख दिया और उसके बाद अब बंद करना नहीं आ रहा। मुज़म्मिल असलम साहब भी आजकल बहुत वो गवर्नमेंट की ज़ाहिर है, अब जब आप कोई ओहदा ले लेते हैं गवर्नमेंट में तो फिर हर चीज़ आपको अच्छी नज़र आना शुरू हो जाती, फिर वो खामी तो रहती कोई नहीं है ना। ज़ाहिर है आपकी नौकरी का तकाजा भी यही होता है, क्योंकि अगर आप फिर कोई तनकीद करेंगे तो फिर आपको वहाँ रहने का जवाज़ ख़त्म हो जाएगा। ये गवर्नमेंट की नाहली सबसे ज़्यादा है। ये मैं मानता हूँ इंटरनेशनल लेवल पर प्राइसेस बहुत बढ़ गई, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, डॉलर तो आप कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सकते थे,
वो भी आपने नहीं किया, तो वो आपकी नाअहली है। इंटरनेशनल लेवल पे अगर पेट्रोल महंगा हो गया, आपको महंगा करना पड़ा। अब डॉलर चूंकि इतना ज़्यादा महंगा हो गया, तो फिर उसके बाद ज़ाहिर आप पेट्रोल की कीमतें कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको कम सतह पे नहीं रख सकते। अब जितना मर्जी टैक्स कम कर दें उस पर, वो उसका असर तो आएगा। और जैसे ही पेट्रोल महंगा होता है, हर चीज़ महंगी हो जाती है। वो मैं आज देख रहा था कहीं कि शायद साइकिल की कीमत बढ़ गई है क्योंकि पेट्रोल जितना महंगा हो जाएगा तो उसके बाद शायद मैक्सिमम लोगों को साइकिल पे आना पड़ेगा। मोटरसाइकिल भी चलाना बहुत मुश्किल। ये बड़ी गाड़ियों वालों को तो फर्क नहीं पड़ता ना, ये तो इन्होंने तो जाके सीधा गाड़ी खड़ी करनी है, उनका कहना जी टैंक फुल कर दो। मतलब हम समझे आपको फर्क नहीं पड़ा महंगाई से? नहीं, मैं इस तरह नहीं कर सकता होता दुआ। ये आप शायद ब्रिगेडियर साहब की बात कर रही हैं कि उनको वो देखें ना, वो माशाल्लाह वो साथ ज़रात भी ज़राई भी मामला तो उनके चल रहे होते हैं। हम तो तनख्वाहदार लोग हैं, सबसे ज़्यादा बर्बादी हम लोग होते हैं क्योंकि वो पेट्रोल पता चलता है जब आपने पैसे दिए। अभी थोड़ी देर पहले को 2 घंटे पहले मेरी एक कोलीग बता रही थी कि मैंने जब पेट्रोल उससे कहा कि ये डाल दो 1000 के 2000 का, उन्होंने कहा, और जैसी कहती है जब उसने पैसे मांगे तो मैं परेशान हो गई कि भाई क्या हो गया, क्योंकि सुबह सुबह उन्होंने डलवाया था। और एक और साहब कह रहे थे कि ये सुबह 8:30 तक क्यों इंतजार किया। मैंने कहा रात भर प्राइम मिनिस्टर साहब वो नोटिफिकेशन सामने रख के बैठे रहे। सही है। इतना दर्द था, वो दिल नहीं चाह रहा था उनका, लेकिन फिर सुबह उन्हें मजबूरन करना पड़ा कि ये तो करना पड़ेगा। और उसके बाद पेट्रोल भी महंगा हो गया। ये गवर्नमेंट मुझे नहीं लगता कि टैक्सेस कम करके भी प्राइसेस को कंट्रोल कर सके। सही जी। आमिर साहब, आपके ख्याल में गवर्नमेंट पर अभी वो मरहला नहीं आया कि हर हाल में महंगाई को ख़त्म करना है, या फिर मतलब किस स्ट्रेटजी के तहत गवर्नमेंट चल रही है? कहा तो जाता है कि बहुत महंगाई है, नोटिस लेते हैं और तारीख गवाह है, जिस पर नोटिस लेते हैं उसकी कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। दुआ, मेरा आपके दिल की आवाज़ जो है ना, अयाज साहब ने जानबूझ के इग्नोर की। चलिए, अगर आपको समझ आ गई है तो आपको समझ आ गई है तो आप बताएं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि वो जो मियाँ वाली के काला बाग से हमारे पास सब्ज़ बाग दिखाने के लिए वज़ीर आज़म आए, और क्या क्या उन्होंने अपोजिशन में हमें सब्ज़ बाग नहीं दिखाए, और हर चीज़ वो कहते हैं ना हरी हरी नज़र आती रही और हम देखते रहे। जैसे मैं राजा परवेज़ अशरफ का कहता हूँ कि उन्होंने कि दिसंबर में बिजली की किल्लत ख़त्म हो जाएगी, लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी, वो बेड़ा गर्क कर गई पीपल्स पार्टी को। अब इनके अपने बयानात इनको समझ नहीं आ रही, मैं रोऊं या हंसूं मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं किसके हालत पे बात करूं, मैं अपनी करूं, लोगों की बात करूं, या इस हुकूमत को चलाने वालों पे बात करूं कि इनको ये समझ ही नहीं है कि हम किसके हाथ से क्या काम लें। मतलब शौकत तरीन साहब, ख्याल ये था कि कल जब ये खबर चलवाई जा रही थी कि जी इनके 6 माह में इतनी महंगाई हो रही है तो शायद नोटिफिकेशन रोकने का मामला होगा, कोई और ऐसा मिल गया होगा बंदा कि जनाब मेरी दिहाड़ियाँ लगवाएं, फिर देखें मैं कैसे आपको हर चीज़ सस्ती करके देता हूँ। और हर बंदा यही कह रहा है कि जी ये जो टैक्सों की बात हो रही है तो पहले क्यों लगाए। भाई आप ये क्यों नहीं सोच रहे कि IMF ने मज़ीद कहा है कि खाने पीने समेत फ़लाँ चीज़ों पर जो एग्जेम्पशंस हैं, जो इस्तिस्ना दिया हुआ है कि आपने सेल्स टैक्स नहीं लगाया, उन सब पर लगा दें। अच्छा, इशू बताते हैं आलमी, ठीक है, क्या पाकिस्तान में कोई बंदा बताएगा कि इतने रेट पे पहले कभी ऑयल नहीं गया निकाल लें, और रेट उस वक्त क्या था। इशू है कि डॉलर उस वक्त कितना था। इसहाक डार को जितनी मर्जी आप कह लें, उन्होंने रोक के रखा। ये कहानियाँ में 20 अरब डॉलर की सुनाते रहे कि जी वो फलाना करंट अकाउंट का खसारा हो गया, ढिमकाना हो गया। आपने काम शुरू किया तो आपकी चूल्हें हिल गई हैं। तो 3 महीने में इशू क्या है कि आपने IMF से मुआहदा किया कि डॉलर को हम फ्री रखेंगे, आपने मुआहदा किया माना कि बिजली गैस हम करेंगे। अच्छा, साथ कहेंगे माजी के कर्जे, और भाई कर्जे तो सारा पाकिस्तान पहले दिन से लेता आ रहा है और हर हुकूमत के गले पड़ा है। हर एक ने कहा है मुझे दिवालिया सिचुएशन में मिली, कोई नई तो थी नहीं। आपके दावे थे कि हम 100 दिनों में ये सब कुछ कर देंगे, फिर 6 महीने में कर देंगे, फिर हमारे ब्रिगेडियर साहब ने टाइम दे दिया था पिछले साल के 30 जून तक हम देखेंगे। हमने इनका भी साथ दिया। अब ये पता नहीं कब पब्लिक का साथ देगी, क्योंकि ये जो है ना गपशप के जी आलमी दुनिया में, भाई आलमी दुनिया में है। इशू ये है कि आप क्यों उस वक्त कहते थे कि अगर इस तरह का मामला हो तो वजीर आजम चोर है। हम तो आपको ये भी नहीं कह सकते, ना हम कह रहे हैं ना हम कहना चाहते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप हमें क्लियर कट बताएं कि आप अब किन मुआहदों में फंसे हैं। वो हफीज शेख साहब जो 6 महीने पहले रुखसत हुए थे,
आपने इंसल्टिंग बिहेवियर करके, कि वो एक हफ्ता पहले कह रहे थे मैं सेनेट का इलेक्शन हार गया हूँ, मुझे जाने दे, नहीं जाने दिया, और उसको एकदम निकाल दिया। और वो इतना चिकना घड़ा है शौकत अजीज़ की तरह, हफीज़ शेख, के उसने जाके किसी निजी महफिल में भी नहीं कहा कि यार वज़ीर आज़म ने मेरे साथ बुरा किया। उन्होंने तो अपना माल समेटा और यहाँ से चलते बने। ये ब्रीफ केस में आते हैं, चेक बुक साथ होती है, चेक बुक अकाउंट्स भरे गए, सब डिजिटल, ये सब डिजिटल प्रेजेंटेशन वाली कहानियाँ हो रही हैं। हमारा ख्याल था शौकत तरीन साहब चूँकि 2-3 बैंक बना चुके हुए हैं और वो अब सोच के आए हैं कि उनका नैब वाला काम तो उनका हो ही रहा है तकरीबन, अगर गवर्नमेंट को एकदम फिर यू टर्न का ख्याल ना आया कि हो ये तो सारे बंदे बच जाएंगे, लेकिन इस दफ़ा यह है कि चूँकि खुद को भी बचना है तो शायद उसके ऊपर कानून साजी कर दें, वरना अभी ये 3-4 महीने यूं ही चलेगा जब तक ये कानून नहीं बना देते ऑर्डिनेंस पे, इनको फ़ायदा नहीं होने लगा। वज़ीर आज़म साहब को इन सारे ठगों के साथ बैठना बिल्कुल नहीं चाहिए जो इन्होंने मुशीर रखे हुए माली, इन्हें हम MNAs को साथ लेना चाहिए, कोई टेक्नोक्रेट ना रखें। देखें आपने फाइनेंस पेट्रोलियम में, वहाँ पे एनर्जी में टेक्नोक्रेट रख लिया, उन दोनों को जलील और रुस्वा करके निकाल दिया। नदीम बाबर भी चला गया, दूसरा अभी गया ताबिश गौर। आप बताएं, आप आम आदमी जो MNA आपको टकरता है ना पार्लिमानी पार्टी में, आप उन सबको बुलाएं, पूछे, सच वो बताएंगे, क्योंकि आपको सब्ज़ बाग दिखाने वाले ही साथ बैठ गए हैं। तो मिल के ये सारे एक जैसा ही बाग देखते हैं, तो पब्लिक के लिए सिर्फ प्रेस रिलीज जारी होती है और उसके बदले में नोटिफिकेशन वो होता है, वो वाला नहीं जिसकी मैं बात नहीं कर रहा, नोटिफिकेशन वो इशू होता है जिसके नतीजे में महंगाई होती है। जी जी ब्रिगेडियर साहब। दुआ देखें, एक तो बिल्कुल बात ठीक है कि महंगाई का तो कोई डाउट नहीं है कि जिन बोतल से निकला हुआ है वो इनके कंट्रोल नहीं हो रहा, फिर इनकी टीम इतनी कमज़ोर है, इतनी इनके कम्युनिकेशन स्किल्स कमज़ोर हैं कि फाइनली अगर आप देखें तो आज प्राइम मिनिस्टर ने मिनिस्टर को जाओ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, डिवीजन लेवल पर, लोगों से मुलाकात करें, एडमिनिस्ट्रेशन से बात करें। जो हम पहले से कह रहे हैं कि आप चीफ मिनिस्टर को बुलाएं, जो चीज़ें आपके कंट्रोल में है कम से कम उनको तो कंट्रोल करें। जो मुल्क में आम चीज़ें पैदा हो रही हैं उनकी कोई वजह नहीं है कीमत बढ़ाई जाए, वो आपसे कंट्रोल नहीं हो सकी हैं ओवरऑल। लेकिन जो एक वर्ल्ड मार्केट है, वी ऑल एग्री कि वो महंगाई हुई है, और उसको अगर हम देखेंगे तो मुशर्रफ के वक्त में और कीमत थी, उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी के वक्त में थोड़ी और कीमत बढ़ गई, फिर उसके बाद PMLN की कीमत और बढ़ती गई, और इस वक्त तो अनप्रेसिडेंटेड बढ़ गई, इस पर कोई डाउट नहीं है। बात यह है कि हमने इसको कैसे कंट्रोल करना है। इट इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस है। आप अपने चीफ मिनिस्टर को बुलाएं, 3 में तो आपकी हुकूमत, कम से कम उनको ही बुला लें, उनको बुला के कहें जी कि व्हाट इज द रीजन, आपकी किधर डिवीजन की और डिस्ट्रिक्ट लेवल की प्राइस कंट्रोल कमेटी है, क्या वजह जो आपने आम, जैसे मैं अगर एक लौकी या तोरी में एज ए एग्रीकल्चरिस्ट आपको 20 रुपए किलो देता हूँ, तो मार्केट में वो 150 रुपए क्यों मिल रही है? कौन सा मिडल मैन है जो इसको सब का सत्यानाश कर रहा है? जो शौकत तरीन ने आते हुए कहा भी था, उसको नहीं किया। फिर सेकंड 3 साल में हमने एग्रीकल्चर के लिए कुछ नहीं किया। आपने यील्ड नहीं बढ़ाई है, नए इंप्लीमेंट्स नहीं लेकर आए हैं, नए आपको सीड नहीं किया है, नई रिसर्च नहीं किया है, चाइना से टेक्नोलॉजी नहीं है, ताकि हम कम से कम आप आटा, चीनी, ये चीज, अब दालें तक हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, ये चीजें हम रोक सकते थे जो हमारे हाथ में है। करप्शन जो मैं बियर की बात करता हूँ होती है 1 साल की जो 2000 अरब रुपये, वो हम कंट्रोल नहीं कर सके। आपने फिर नेशनली ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने नैब को आके बिल्कुल ही आपने बिल्कुल क्लिप कर दी उसके विंग्स, जिसमें दोनों को फायदा हो गया, और ये आई एम श्योर कि दोनों की मिली भगत से हुआ है। इट्स नॉट गवर्नमेंट, ये दोनों आप देखेंगे असेंबली में इस बिल को पास करेंगे, दोनों मिलकर करेंगे, दोनों अफेक्टेड हैं। यहाँ पर आता है कि आपको मुल्क से कितनी मोहब्बत, अपने पर्सनल जाती इंटरेस्ट कितने हैं। सही, ये हमारे मुल्क की प्रॉब्लम है। आई एम श्योर कि बिल्कुल कोई डाउट नहीं है। मेरे ख्याल में जो हमने बात की थी महंगाई की, अब वाकई महंगाई ज़्यादा हो गई। या तो आप सब्सिडी दे नहीं सकते हैं, आपके IMF से मुज़ाकरात फेल आपके हो गए हैं, वो भी कामयाब नहीं हो सके, अभी भी वो कोशिश की जा रही है। यही वजह है कीमत के झगड़ा हो रहा है कि कीमत और नहीं बढ़ाना चाह रहे हैं। दिनों के दे डोंट हैव फेस टू फेस द पीपल ऑफ पाकिस्तान अगर बढ़ा के आते हैं तो ये मुल्क के हालात ख़राब है। इस मौके पर आई थिंक इवन देन वट एवर हैज़ हैपेंड, मुल्क के बेहतर मफाद में है कि इस वक्त जो हालात हैं इसको और बेहतर करने की कोशिश करें, बजाय इसके कि बिल्कुल इसको ख़राब कर दें और फिर मुल्क और ज़्यादा एक डीप कुएं में चल जाता रहे। सही जी। फैसल साहब, आपको लगता है हालात बेहतर होंगे, महंगाई का कोई तोड़ निकाल पाएगी गवर्नमेंट? अच्छा, इस हुकूमत का तो एक अलमिया ये है कि जब ये एक अमूमी तासुर ये कायम हो गया कि जब ये किसी चीज़ का नोटिस लेती है तो लोग इस बात पे डर जाते हैं कि अब और महंगाई हो जाएगी। और महंगाई का नोटिस लिया तो सुबह से लोग इस बात पे डरे हुए कि और महंगाई हो जाएगी। देखिए, दो बुनियादी वजूहत हैं। एक तो जो है महंगाई हो रही है,
और दूसरी वजह यह है कि गिरा फरोशों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अच्छा, महंगाई जो हो रही है और उसकी भी, और महंगाई जो हमें ज़्यादा बर्दाश्त करनी पड़ रही है, उसकी भी जो है वो 3 वजूहत हैं। एक तो बहुत ज़्यादा महंगाई हो रही है, कोई पॉलिसी नहीं है, चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं। दूसरा ये कि लोगों की जो आमदनी है, उस आमदनी में इजाफा नहीं हो रहा महंगाई के साथ। नए रोज़गार के या कारोबार के मौके पैदा नहीं हो रहे। लोगों का जो मार्जिन और प्रॉफिट था वो कम से कम होता चला जा रहा है। तो यानी कि आप एक तो तरफ आपकी आमदनी नहीं बढ़ रही, दूसरी तरफ जो है वो महंगाई बढ़ती चली जा रही है। तो एक आम आदमी को जो है ना वो दोहरा अजाब जो है वो बर्दाश्त करना पड़ रहा है और सहना पड़ रहा है। अच्छा, अब ये गिरा फरोशों पर अब आ जाए। अब ये तो ठीक है कि हुकूमत की पॉलिसियाँ लेके डूब रही है, आलमी सतह की पाबंदियाँ हैं, बहुत सारी महंगाइयाँ हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा सबब जो है यह जो गिरा फरोश माफिया है वो उसने भी जो है ना यहाँ पे जो है यहाँ की मार्केटों पे जो है वो कैप्चर किया हुआ है और मनमानी कीमतों पे जो है वो चीज़ें फरोख कर रही है और उसको किसी किस्म का खौफ नहीं है, किसी किस्म का उसको जो है ना खौफ नहीं है कोई कि उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अच्छा, कौन कार्रवाई करेगा? कोई कार्रवाई करने वाली अथॉरिटी इस वक्त जो है पूरे पाकिस्तान में एज पर लॉ मौजूद ही नहीं है, सिवाय आपने जो असिस्टेंट कमिश्नर को एक नोटिफिकेशन के जरिए जो है आप इख्तियारात दे देते। लेकिन जो पहले ज़माने में प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट होते थे, बाकायदा एक फंक्शन होता था डिपार्टमेंट का, वो डिपार्टमेंट ही जो है मुकम्मल तौर पे जो है वो गैर फाल हो गए। इस हुकूमत ने इस अलमिया ये है, इस हुकूमत का हम इनकी नीयत पे शक नहीं करते, लेकिन एक अलमिया ये है, कभी भी महंगाई को जो है उसके ग्रास रूट पे जाके कंट्रोल करने की कोशिश ही नहीं की। नहीं कि जो महंगाई का जो लॉजिकल सोल्यूशन है ये हुकूमत कभी उस पर नहीं गई। आप कुछ भी कर लें, जो आपका इस वक्त महंगाई को कंट्रोल करने का मैकेनिज्म है, ये मैकेनिज्म कभी महंगाई कम कर ही नहीं सकता, कभी भी कम नहीं कर सकता। आप जो है जब तक ये महंगाई कंट्रोल करने के इख्तियारात बिल्कुल निचली सतह पे हवाले करने पड़ेंगे मुंतखब नुमाइंदों को, उनको आपने मजिस्ट्रेसी पावर देने होंगे। अगर आप डिप्टी कमिश्नर के जरिए महंगाई कंट्रोल करना चाहते हैं तो किसी तौर पे नहीं हो सकती, किसी तौर पे भी हो सकती। डिप्टी कमिश्नर की तरजीहात में महंगाई कंट्रोल करना शामिल ही नहीं है, ना सिस्टम। उनके पास इतने बड़े धंधे हैं कि वो अपने धंधों से उनको फुर्सत मिलेगी तो इस मारूजी मामले की तरफ तवज्जो देंगे। आप बल्दियाती इलेक्शन करवाएं और महंगाई का फंक्शन काउंसलर के हवाले करें, ये महंगाई काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। सही जी। इलियास साहब देखिए जी, महंगाई पहले तो कहा जा रहा था, हर कोई जो आया फिनांस मिनिस्टर उसने अपना तजर्बा किया, अब शौकत तरीन साहब ने भी अपना तजर्बा किया, वो बुरी तरह नाकाम हुए। महंगाई इस कदर बढ़ गई है, जैसे वो दावे कर रहे थे कि महंगाई को कंट्रोल करेंगे। बजट में जो उन्होंने ऐलानात किए थे कि जी ये करेंगे, नहरें बहा देंगे, लोगों को कर्जे दिए जाएंगे एग्रीकल्चर के लिए, संतों के लिए, ये सारे देखें वो कहाँ गए दावे सारे, बल्कि उल्टा पहिया चलने लग गया। इस वक्त तो महंगाई कंट्रोल करना मुश्किल हो गई है इनके लिए। कहाँ देखें, एक शहर में 3-4 जगह देख लें, मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ कीमतें हो रही हैं। अब जब इन्होंने पेट्रोल की कीमत बढ़ाई है, $60 भी बढ़ रहा है, तो यानी कि फ्लक्चुएशन जो हो रही है दोनों तरफ से हो रही है और दोनों इम्पैक्ट आ रहे हैं, पेट्रोल का भी आ रहा है और डॉलर का भी आ रहा है। तो महंगाई इस कदर है, इंपोर्टेड चीज़ें भी महंगी हो गई हैं, जो लोकल चीज़ें हैं, जो रॉ मटेरियल बाहर से आता है वो इंडस्ट्री का वो महंगा हो गया। हर कोई इस बार पर शोर मचा रहा है कि महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही। आम देखें, दालें जो हैं वो कहाँ 100 रुपये होती थी, 200 रुपये तक पहुँच गई हैं। डबल रोटी देख लें महंगी है। ये तो आप तेल की बातें करते हैं ना, ऑयल, ये जो बुनियादी जो चीज़ें, गरम मसाला, ये घर की जो बुनियादी चीज़ें हैं वो बड़ी महंगी हो गई हैं। हर कोई, बिजली इतनी महंगी है कि लोगों के लिए मुश्किल है कि वो इस महीने को किस तरह अपना बजट करेंगे। जिनकी 14-15 हज़ार रुपये तनख्वाह है वो किस तरह गुजारा करेंगे अपना, वो बिल अदा करेंगे, बच्चों की फीस देंगे कि खाएंगे। तो ये तमाम जो सूरत हाल है बड़ी खौफनाक है। इस पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो आज नोटिस लिया है, तो उसके बाद फिर नोटिस पर यही है कि महंगाई से फिर महंगाई बढ़ेगी। इनको कंट्रोल करना चाहिए, जो अपना सिस्टम है उसको करना चाहिए। अब तो इनके अपने जो क्या कहते हैं वुज़रा हैं और MPs हैं वो अपने हलकों में नहीं जा रहे, क्योंकि लोगों को तनकीद का सामना करना पड़ा कि लोगों को जो ये दावे किया करते थे कि जी महंगाई को कंट्रोल करेंगे, लोगों को रोज़गार मिलेगा, तो वो सारी चीज़ें जो देखी हैं वो ख़त्म हो गई हैं। अब ये इसमें क्या करेंगे, आपकी इकॉनमी श्रिंक करेगी। ये तो कह रहे थे कि जी इकॉनमी को फैलाव करेंगे। कोरोना का दौर वो लोग कहते हैं कि अच्छा था, अब तो बजट डेफिसिट भी आ गया है और ट्रेड डेफिसिट भी आ गया है, तो उस डेफिसिट को पूरा करना है, आवाम से नहीं पूरा करना है, अपनी अकल को इस्तेमाल करना है। और इसको बिल्कुल अपोजिशन को भी चाहिए था कि जल्दी करते, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि सूरत हाल तशवीशनाक है। अब ये प्लान की कमी है, हिकमत अमली नहीं है गवर्नमेंट के पास, या फिर तरजीह नहीं है कि आवाम को रिलीफ देना है, ये तो अब गवर्नमेंट ही बेहतर जान सकती है।
अभी हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। हमारा दूसरा सवाल है महंगाई ऑपोजिशन के लिए उम्मीद की किरण। हम सवाल ये रख रहे हैं, क्या अवाम ऑपोजिशन का साथ देंगे? राय लेते हैं ब्रेक के बाद। कौम को अब घरों से निकलना होगा, आम आदमी को मैदान में आना होगा। ऐसे हुक्मरानों को जो कौम के लिए अजाब बन जाएं, उनको मजीद कौम पर मुसल्लत होने का मौका नहीं देना चाहते। हम खान साहब को वार्न कर रहे हैं कि उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एहतजाज पे निकली है। जब तक हम इस इमरान को नहीं भगाते हैं, हम गुर्बत को मिटाएंगे, गरीब को नहीं मिटाएंगे। नाज़रीन, गवर्नमेंट के खिलाफ ऑपोजिशन एक बार फिर मुतहरिक हो गई है। 2 बार नाकामी के बाद ऑपोजिशन फिर सड़कों पर आने के लिए तैयार है। गुज़श्ता रोज़ मौलाना फजलुर रहमान ने महंगाई के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान करते हुए आवाम को गवर्नमेंट के खिलाफ बाहर निकलने की अपील की। और आज इसी हवाले से PDM का सरबराही इजलास भी हो रहा है, जिसमें मुतफ़िका लाहे-अमल लाने पर मुशावरत की जा रही है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने महंगाई के खिलाफ भरपूर एहतजाज का ऐलान कर दिया है, जबकि जमात इस्लामी महंगाई के खिलाफ पहले ही सड़कों पर आ चुकी है। वफाकी वज़रा ने भी रद्द-ए-अमल दिया है और दावा किया है कि ऑपोजिशन ज़ाती मफाद के लिए इकट्ठे हैं। अवाम को बेरोज़गार सियासतदानों से कोई सरोकार नहीं है। इसी से मुतल्लिक हमारा सवाल है, आमिर साहब मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ। महंगाई ऑपोजिशन के लिए उम्मीद की किरण साबित हुई है। एक बार फिर तमाम ऑपोजिशन महंगाई पर बात भी कर रहे हैं, अवाम को बाहर निकालने की बात भी कर रहे हैं। आपके ख्याल में क्या अब अवाम साथ देंगे? और PDM की अगर हम बात करें साथ ही, तो आपको लगता है कि PDM कामयाब हो सकेगी? अब कोई मुश्तरका लाया-अमल आएगा ऑपोजिशन का? देखें जी, सारे वज़ीर सच्चे मियाँ हैं और जो कहते हैं कि ये CV पकड़ के खड़े हो गए हैं और ये बेरोज़गार लोग हैं। चूँकि बारोज़गार लोग तो बयान दे सकते हैं और वो बहुत अच्छे बयान दे रहे हैं। सुबह भी शेख रशीद साहब बोले, उसके बाद असद उमर साहब तशरीफ़ ले आए। कोई पूछे असद उमर को तो इसके अपने बयान दिखा दें। शेख साहब ने तो आज तस्लीम कर लिया कि मैं भी ऐसे ही डेंगे मार देता था, तारीखें देता था, मुझे भी कुछ पता नहीं होता था हुकूमत कब जाएगी। तो हिज़्ब इख्तिलाफ भी पिछले साल दिसंबर की बात कर रही थी। तो मुझे ये लग रहा है कि हुकूमत ने हिज़्ब इख्तिलाफ से तो चूँकि तय कर लिया ना NRO नैब की सूरत में, तो इन्हें एक अपोजिशन चाहिए। अब इन्होंने आवाम को अपोजिशन बना लिया कि इनकी ऐसी की तैसी, ये चैन से सोएंगे कैसे और घर में बैठेंगे कैसे, बाहर जाएंगे तो घर वाले पूछेंगे ये चीज़ रह गई, कहीं बच्चे की आवाज़ आएगी। तो हिज़्ब इख्तिलाफ की तो कहानी है ये कि इनको लोगों के एहतजाज ने, जो गली गली मोहल्ले मोहल्ले शुरू हो गया ना, उसने इनको इकट्ठा इस सेंस में किया कि PDM की मीटिंग बुला लो। जमात इस्लामी 31 अक्टूबर को इस्लामाबाद आ रही है। बिलावल साहब ने मीडिया की ऐसी तैसी फेर दी, मतलब उन्होंने भी एक नई अपोजिशन ढूंढ ली। ये सब के सब ठीक बात है कि अगर हिज़्ब इख्तिलाफ एक पॉइंट इन सब के मिलने का है, वो ये है कि जो गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस है और बैड परफॉर्मेंस है, इंतहाई मतलब गवर्नेंस नाम को इन्होंने ख़राब किया है, इसके ऊपर इकट्ठे होके प्रोग्राम लाएं, मुतबादिल की बात करें और गवर्नमेंट को घुटने इस बात पे टेकने पे मजबूर करें कि ये इक़दामात आपने उठाने हैं तो गेम बननी है। लोगों को भी पता चलेगा कि हाँ, हिज़्ब इख्तिलाफ एक बयानिया लेके आई है। एक है बयानिया जो आप सियासत में अपनी जमातों के लिए करते हैं। चूँकि अब आप तहरीक की बात कर रहे हैं, अपोजिशन की तहरीक के अवाम के लिए, तो सबसे पहले आप ऐलान करें कि ये हुकूमती इक़दामात गलत हैं, इनको ठीक फ़ौरन कर लेना चाहिए। चाहे उसमें एहसन इकबाल बोलें, चाहे उसमें सैयद नवीद कमर बोलें, और जमात इस्लामी की तरफ से जो जो लोग बैठे हुए हैं वो लोग आके बात करें, प्रोग्राम दें। एहतजाज तो हम सुनते आ रहे हैं ना, होता जा रहा है। अब क्यों नहीं ये बताते कि LNG की क्लियर कहानी क्या है कि सस्ता लिया तब गाली दी, अब महंगा ले रहे हैं तो फिर कहते हैं बार बार कि नहीं इंटरनेशनल मार्केट में चली गई। भाई अगर वो नवाज शरीफ और शाहिद खान ने मुआहदे किए थे सस्ती LNG के, तो अब आपने सारी चीज़ों पे यू टर्न ले लिया है। जाएं कतर वालों की मिन्नत तरला कर लें कि कुछ तो हमारे साथ आप बिहेव कर लें। सऊदी अरब से आप गए थे, वो शौकत तरीन साहब ने एडवांस में खुशी सुना दी कि वो हमें तेल सस्ता दे देंगे। अब वज़ीर आज़म भी 23 से 25 तक दौरा करने जा रहे हैं। शेख साहब क्रिकेट खेलने देखने दुबई जा रहे हैं। सब अपने अपने काम पे लग गए हैं। कोई ले आओ यार तेल शेल, कोई हमारा भी कोई काम बन जाए, किसी बहाने कोई चीज़ सस्ती कर दो।
सही जी। ब्रिगेड साहब, आपको क्या लगता है आवाम ऑपोजिशन का साथ देंगे अब, और साथ ही पीडीएम का आपको क्या फ्यूचर लग रहा है? क्या आपको लगता है कि अगर ये इकट्ठी हो जाए तमाम ऑपोजिशन एक बार फिर, और इसी तरह से जैसे कह रहे हैं अभी कि आवाम को बाहर निकालेंगे, तो गवर्नमेंट को प्रेशर होगा गवर्नमेंट के लिए? देखें दुआ, बात यह है कि एक तो अगर ऑपोजिशन के पास या पीडीएम के पास कोई ऐसा नैरेटिव है जो इसका हल निकालें और बताएं कि हम डॉलर को यहाँ लेकर आएंगे, हम प्राइस को इतना, आटे की, चीनी की, फलां प्राइसेस को हम इतना डाउन कर देंगे और इसके लिए हमारे पास ये इसका सोल्यूशन है, फिर तो आवाम शायद मदद करें। अगर आपने आके आईएसआई को गालियाँ देनी है, हुकूमत को गालियाँ देनी है, विदाउट गिविंग योर एनी मैनिफेस्टो कि जी अगर हमें जल्दी इलेक्शन होते हैं 6 महीने बाद, साल के बाद, तो हम ये वॉन्डर्स कर देंगे, फिर तो आवाम निकलेंगे। वरना आवाम ने इनको फेल किया हुआ है, उसके बाद कभी भी पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन, याद रखें, नहीं मिलेंगे। पीपल्स पार्टी कभी भी इलेक्शन नहीं चाहते जल्दी, और दे वांट 2 years, दे वांट टू एस्टैब्लिश इन पंजाब, उसके बाद आना चाहते हैं, उनके अपने डिजाइन हैं। पीएमएल और मौलाना फजलुर रहमान इकट्ठे रहेंगे, जमात इस्लामी कभी इनके साथ नहीं मिलेगी, वो अलग रहेगी। तो ये इनको पता होना चाहिए। ये सिर्फ, और ये हालात करके क्या पाकिस्तान के लिए बेहतरी कर रहे हैं? क्या इससे पाकिस्तान में और हालात खराब होंगे? क्या इस वक्त हम इलेक्शन करा सकते हैं जब ओवरऑल आप वर्ल्ड की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन या जो पोलिटिकल एनवायरनमेंट देखें, उसको आप देख लें? क्या ये इनको अपने ज़ाती इंटरेस्ट हैं, बिजनेस इंटरेस्ट हैं, या पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं, या पाकिस्तान से मोहब्बत है? दिस क्वेश्चन आई लीव टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान टू डिसाइड। अगर द आंसर इज यस, एवरीबॉडी शुड जॉइन देम। इफ द आंसर इज नो, लेट द इलेक्शन बी हेल्ड एट द राइट टाइम, और उसमें आप अपने अच्छे मैनिफेस्टो से, आप अपने अमल से, अपने सोल्यूशन से जरूर आइए और जमहूरियत तरीके से आप हुकूमत में आइए। सही जी। साहब, आपको लगता है कि आम आदमी साथ देगा ऑपोजिशन का? देखिए, ये महंगाई का जो लेवल हुआ, मैं तो इसमें ऑपोजिशन को बराबर की जिम्मेदार समझता हूँ। ऑपोजिशन ने कोई प्रेशर डाला ही नहीं इस हवाले से, क्योंकि ऑपोजिशन चाहती नहीं थी। जितनी ज़्यादा महंगाई होती है उतनी ज़्यादा जो गवर्नमेंट होती है वो गैर मकबूल होती है। तो ऑपोजिशन को यही तो चाहिए होता है कि हुकूमत गैर मकबूल हो और उनकी मकबूलियत अवाम में बढ़ती जाए। इसलिए आप ये बिल्कुल बेफिक्र हो जाए कि कोई ऑपोजिशन को महंगाई का दर्द है और कौम का दर्द है और वो निकल रहे हैं। उन्हें एक उम्मीद की किरण नज़र आई है, एक नोटिफिकेशन की सूरत में, जो नहीं हुआ अभी तक। उन्होंने कहा ये बेहतरीन मौका है, निकलो। और इस वक्त शायद कोई ऐसा माहौल बन रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ यही हुआ है, जब भी इस तरह की सिचुएशन पैदा हुई है, ऑपोजिशन को एक उसमें उम्मीद नज़र आती है कि हाँ, अब ये गवर्नमेंट को गिराया जा सकता है, इसको हिलाया जा सकता है, घर भिजवाया जा सकता है, प्रेशराइज किया जा सकता है। नॉर्मली वैसे जो बैकडोर जो प्रेशर होता है ना दुआ, वो अपने कामों के लिए होता है। बहुत सी चीज़ें आप अपनी करा रहे होते हैं, बज़ाहिर वो आवाम के लिए वो निकले होते हैं सड़कों पे, लेकिन पीछे कुछ काम और हो रहा होता है कि अच्छा जी ये भी रिलीफ हमें चाहिए, ये भी दे दें, क्योंकि आप तो बहुत कमज़ोर हैं, अगर आप नहीं देंगे तो हम तो एक धक्का दे के आपको गिरा देंगे। तो ये कतन ये लोगों को भी पता है कि कितना दर्द है इनके दिल में आवाम के लिए, इसलिए वो तो आप टेंशन फ्री हो जाएंगे। लोग इनको जौक दर जौक इनका साथ देने जा रहे हैं। इनको सिर्फ एक उम्मीद जो मैंने बताया वो नज़र आ रही है, वो जब तक वो रहेगी सिचुएशन, ये उस वक्त तक ये खेलते रहेंगे। वो सिचुएशन अगर ख़त्म होगी और एमिकेबली होगी तो फिर वैसे ही इनका मामले ख़त्म हो जाना। सही। फैसल साहब, ये पाकिस्तान की तारीख की पहली अपोजिशन है जो खामोश रहने का और अवाम के मफादात का सौदा करने का खुल्लम खुल्ला और एलानिया मुआवजा लेती है, बगैर किसी शर्म के, बगैर किसी हया के ये लोग मुआवजा लेते हैं। पीपल्स पार्टी भी कहने को जो है वो अपोजिशन है। अगर क्या पीपल्स पार्टी चाहे तो ये हुकूमत जो है वो एक दिन भी टिक सकती है, इस बात का पीपल्स पार्टी जो है मुआवजा लेती है। किसने जो है पीडीएम का जो है वो काम उतारा? पीपल्स पार्टी ने उतारा ना। मौलाना फजलुर रहमान का धरना जो है वो सरेआम किसने फ़रोग किया? मुस्लिम लीग नून ने फ़रोग किया। 6-6 महीने के लिए मरियम साहिबा का जो है ट्विटर बंद हो जाता है, फिर वो बारियां लगती हैं कि 15 दिन जो है पार्टी के फला रहनुमा बात करेंगे, मरियम साहिबा खामोश रहेंगी, शहबाज शरीफ साहब बात करेंगे, इतने दिन मरियम साहिबा जो है खामोश रहेंगी। ये मंजर हम और आप देख रहे हैं। ये अपोजिशन ही तो है। इससे ज़्यादा आइडियल अपोजिशन तो हुकूमत को मिल ही नहीं सकती थी
इंतहाई दर्जे की नाकारा तरीन हुकूमत और उससे ज़्यादा नाकारा तरीन जो है अपोजिशन, पूरी मराद इसने ली, अवाम को बेचा। हुकूमत ने अवाम को खाया है और अपोजिशन ने जो है अवाम को बेचा है। सारी जिम्मेदारी जो बेचारे आमिर इलियास राना पे डाल दी है। 3 साल हो गए आमिर इलियास राना को शोर मचाते और कोई इनके अलावा बात ही नहीं करता। बेचारे का हाल तो देखे ना क्या हो गया है। हमें और आपको तो तरस आने लग गया इन पर देख देख के यार। इनकी समझ में भी नहीं आता बोले तो कहाँ से बोले, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आमिर भाई को भी बोलूंगा, हमारे भाई हैं, आप दिल नहीं दुखाएं, ये अपोजिशन बिक गई है। वो जो खातून का बड़ा मशहूर क्लिप है ना कि हुकूमत बिक गई है, तो ये अपोजिशन भी बिक गई है, आप टेंशन नहीं लें। अच्छा, आमिर साहब बिल्कुल खामोश हैं, इसका मतलब है वो आपको जवाब नहीं देना चाहते। खामोश नहीं बोल सकते, इसको कहते हैं वेल लेफ्ट, इसको कहते हैं वेल लेफ्ट। ये जो फजूल बॉल आती है उसको कहते हैं वेल लेफ्ट। ऑफ स्टंप से ज्यादा बार थी इसलिए उन्होंने छोड़ दी है। इलियास साहब, वाइट बॉल है ये, वाइट बॉल थी। देखें जी, अपोजिशन को चाहिए था बजट से पहले जो 3 साल थे उसमें जब महंगाई चल रही थी, ये महंगाई आज नहीं, ये मुसलसल हो रही है, हर महीने महंगाई का देखना चाहिए। अपोजिशन को चाहिए था कि उस वक्त ही अगर टफ टाइम देते गवर्नमेंट को तो गवर्नमेंट को, लेकिन उस टाइम तो वो अपने लगे हुए थे सारे कामों पर कि नैब से किस तरह बचा जाए। गवर्नमेंट को उस तरह गवर्नमेंट ने उलझा के रखा हुआ था। लेकिन अब जब जो महंगाई बढ़ गई है अब तो बहुत ज़्यादा, अब तो अवाम बिल्कुल, अपोजिशन अगर जो भी तहरीक चलाएगी अवाम साथ निकलेगी। क्योंकि ये देखें लाहौर में एक इलेक्शन होने जा रहा है N133 में, आप देखिएगा उस इलेक्शन में कैसा रिजल्ट आता है। अगर अवाम ने बिल्कुल साथ दिया तो बिल्कुल यहाँ तो बिल्कुल क्लीन स्वीप होता दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर बलदियाती इलेक्शन करवाते हैं तो बलदियाती इलेक्शन में भी देखिएगा लोग इतने तंग हैं महंगाई से, क्योंकि जिसके घर में आटा रोटी नहीं होती, बच्चे उसके नहीं पढ़ते, उसके खर्चे पूरे नहीं होते, वो लोगों से पूछें। लोग आजकल सिर्फ महंगाई की बात करते हैं इतनी ज़्यादा, यानी कि पेट्रोल 10 रुपये बढ़ जाना, घी 102 रुपये बढ़ जाना, आटा बढ़ जाना, चीनी बढ़ जाना, कोई क्या चीज़ है जो नहीं बढ़ी। इतना असर पड़ा है गवर्नमेंट, आज तक किसी गवर्नमेंट ने इतने नहीं बढ़ाया था जितने अब बढ़े। तो अपोजिशन को भी चाहिए था कि पहले खड़े होते, पहले जाके प्रेशराइज करते, गवर्नमेंट पर दबाव होता कि बढ़ाने से पहले वो सोचते। सही है, लेकिन अब तो बहुत देर कर दी। ठीक है, देख लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। #बैन पाकिस्तान क्रिकेट, सवाल ये रखेंगे, क्या भारत खेलने से पहले ही हार मान चुका है? राय लेते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, T20 वर्ल्ड कप का हाई वोल्टेज मुकाबला 24 अक्टूबर को पाकिस्तान और भारत के दरमियान दुबई में खेला जाएगा। इस अहम टाकरे से पहले ही पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय साजिशें शुरू हो गई और सोशल मीडिया पर #बैन पाकिस्तान क्रिकेट चला दिया गया। और इसी हवाले से हमारा सवाल भी है। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे आगाज़ करी हूँ, जिस तरह से ये बैन पाकिस्तान क्रिकेट का हैशटैग भी देखने को मिला, क्या भारत आपके ख्याल में खेलने से पहले ही हार मान चुका है? ब्रिगेडियर साहब, जी ब्रिगेडियर साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आई कैन हियर यू नाउ, यस। जी, सवाल ये है, आपके ख्याल में क्या भारत खेलने से पहले हार मान चुका है? देखिए, इंडिया की प्रॉब्लम यह है कि इंडिया को पता है कि उनकी टीम के आपस में इख्तलाफात काफ़ी ज़्यादा होने में है। नंबर 2, हमारी बैटिंग तकरीबन 9th नंबर तक है। नंबर 3 बात यह है कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इंडिया कैन नॉट एक्सेप्ट डिफीट। ये जब जीतते हैं तो बहुत खुश होते हैं और जब हारते हैं तो इनका इतना बैकलैश होता है, इतना आपके सामने लास्ट टाइम जो हारे थे, टीवी तोड़ दिए, ये कर दिए, वो कर दिए, इन सारी चीज़ों को देखें तो वो उनको, ये RRS वालों को, गुंडों को ये नहीं कंट्रोल, वो सब कुछ सबको बुरा भला कर देते हैं। दैट इज़ द रीज़न कि वो चाहे मैच कैंसिल हो। हमें बड़े कुछ अगर ना खेलें, हमें 2 पॉइंट मिल जाएंगे। जी अयाज साहब, देखिए, इस तरह के हैशटैग्स को सीरियस नहीं लेना चाहिए। ये बेसिकली जब भी पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला होता है उससे पहले इस तरह की सिचुएशन बनाते हैं वो इंडियंस, ताकि अंडर प्रेशर आए पाकिस्तान। तो हमें बिल्कुल रिलैक्स होकर ये मैच होना है, कुछ नहीं होता, खेलना और इंशाल्लाह जीतना भी है। आमिर साहब, एंजॉय करना चाहिए और टीम को अपनी भरपूर सलाहियत मैदान में दिखानी चाहिए। हमारे दोस्त हैं इस्लामाबाद में, नासिर राजा, वो क्रिकेट टीम के लिए एक वॉल बना रहे हैं, परसों वो पब्लिक करेंगे, बड़े बड़े लोगों से मैसेजेस वगैरह चलवा रहे हैं। हमें सबको अपनी टीम को बकअप करना चाहिए और टीम को किसी तकब्बुर के चक्कर में डलने से पहले खेल पे तवज्जो करनी चाहिए। इनका खेलना, अच्छा खेलना ही पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए और पाकिस्तान के लिए अच्छा साबित होगा। जी फैसल साहब, देखिए, इंडिया का तो एक नफसियाती मसला है, वो चाहते ही नहीं है कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो फले फूले।
लेकिन पाकिस्तानी टीम को जो है वो अपने क्रिकेट की बेहतरी के लिए उसके म्यार पे जो है तवज्जो देनी चाहिए। आप अच्छा खेलें, पूरे पाकिस्तान की कौम की दुआएं आपके साथ हैं, इंशाअल्लाह आप अच्छा खेलेंगे, जीत जाएंगे। बाकी किसी डरने और खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं। इलियास साहब, देखिए ये हमारी टीम खेलने गई है तो इंडिया के साथ जो मैच है, इंडिया पहले प्रेशर में है और प्रेशर में इस तरह की हरकतें कर रहा है कि वो ओछे हथकंडे इस्तेमाल करेगा ताकि पाकिस्तान को किसी तरीके तंग कर सके। हमारी टीम बेहतर परफॉर्म करेगी इंशाल्लाह और 24 को इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम जो भारत को शिकस्त होगी, भारत ने पहले ही शिकस्त तस्लीम करके इस तरह की ठीक है जी, बिल्कुल आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। क्या इंशाल्लाह टीम जीतेगी। वक्त हमारे प्रोग्राम से ख़त्म हो चुका है, लेकिन अभी हम आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। मौलाना फजल रहमान इस वक्त बात कर रहे हैं।